जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा मौर्य वंश होगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। और यहाँ से जो प्राचीन इतिहास में और ख़ासकर ईसा पूर्व में जितने भी आपके वंश होते हैं तो उन सभी वंशों में मौर्य वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक? मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा पहला क्या, हर्यक वंश, दूसरा आपका शिशुनाग वंश, तीसरा क्या है, नंद वंश। अब नंद वंश के बाद जो उसी दौरान जो है सिकंदर आक्रमण करता है और ईरानी आक्रमण करते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया। तो नंद वंश के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये मौर्य वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश पढ़ेंगे। और नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद, तो घनानंद को ही हरा कर जो है क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये गद्दी पे बैठता है। किसको हराकर? ये घनानंद को हराकर। तो उसी के आगे हम लोग देखेंगे, आज पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। और देखिएगा इनके पहले जितने भी आपके जो मगध के राजा हुए हैं तो वो सभी जितने भी राजा हुए हैं उन लोगों ने क्या दिया है, खास दिया है। तो उन लोगों ने खास कर जो है मगध साम्राज्य के आसपास का एरिया भी वहाँ शासन किया है और उसी को सुदृढ़ बनाया है। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरे भारत को क्या अखंड करते हैं, एकता में लाते हैं इन्हें। और ख़ासकर जो ये पाकिस्तान भारत में पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान, ये जो सीमा रेखा है आपके विदेशों से लगती है, तो यहाँ पे क्या अच्छी निगरानी के लिए अच्छे राज्यपाल हैं, अच्छे सैनिक हैं, वहाँ पे व्यवस्था की गई है। और भारत को एक अखंड रूप में क्या है ये संगठित किया था। किसने? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो हम देखेंगे आज जो है मौर्य वंश के बारे में। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है ये देखना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी से संबंधित हमको क्या है, ये साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं और विदेशी स्रोत भी मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो मौर्य वंश की जो जानकारी है इसके जो साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं और विदेशी स्रोत भी मिले हैं और आपके पौराणिक जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो भी आपके मिले हैं। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है आपका? अर्थशास्त्र है। क्या आपका? अर्थशास्त्र है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जैसे पुराणों से भी क्या जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र ये चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक है जिसका संबंध राजनीति से है। पुराणों से भी क्या है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। तो मुद्रा राक्षस ये किताब है, ये विशाख दत्त की है। यहाँ से भी क्या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इनके अलावा जो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं इनसे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र, पुराणों से, मुद्रा राक्षस से और जो जैन ग्रंथ है इनसे जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और ये मौर्य वंश की जानकारी के लिए क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं। आगे हम देखेंगे विदेशी विवरण में। तो विदेशी विवरण में मेगस्थनीज ने मौर्य वंश के बारे में बताया है, स्ट्रेबो ने बताया है और कर्टियस ने बताया है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। आगे हम देखेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, अशोक के अभिलेख हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अशोक के जो 14 शिलालेख हैं तो उनसे भी क्या है विस्तार पूर्वक से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख है तो इससे भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिएगा आगे कि मौर्य वंश में जो राजा हुए हैं तो उनमें से आपको 3 राजाओं के बारे में ध्यान से पढ़ना है और विस्तार पूर्वक पढ़ना है। और इन्हीं तीनों राजाओं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है चंद्रगुप्त मौर्य। पहला क्या आपका? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनका जो समय 322 से लेकर 298 बीसी 298 बीसी तक है। और फिर इनके बाद इनका पुत्र आता है, वो आता है आपका 298 से लेके 273 बीसी तक। अब जब अशोक बैठते हैं तो लगभग ये 3-4 वर्षों तक जो है गद्दी प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष होता है। आगे हम पढ़ेंगे सिंहली अनुसूर्तियों से ये पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन की गद्दी पे बैठा हो। कब बैठा है? 269 बीसी में बैठा है। और लगभग ये जो शासन किया है ये 232 बीसी तक। कब किया है? 232 बीसी तक किया है। तो ये आपको पढ़ना है। आपके किसके? ये चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे और बिंदुसार को पढ़ेंगे और अशोक के पढ़ेंगे। अशोक के बाद जो है इसका बेटा होता, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पुत्र होता है महेंद्र और पुत्री क्या होती है? संघमित्रा। तो अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा
और श्रीलंका के राजा उसमें क्या थे, तिस्य थे। तो इनके पुत्र का नाम रहा है महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा रहा है। तो मौर्य वंश में प्रमुख रूप से हम इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे 322 आया है तो थोड़ा हम कहानी समझ लेते हैं। कल के सापेक्ष में हम लोगों ने क्या किया है, चाणक्य कौटिल्य के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि जो चाणक्य कौटिल्य है इनके बचपन का नाम क्या है, इनके बचपन का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। और इन्हें प्रिंस ऑफ मैकियावेली कहते हैं। और इन्हीं की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। और क्या कहते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोमती है। क्या नाम है, यशोमती है। और इसका उल्लेख जो है बृहत कोश में किया गया है। तो बृहत कोश के अनुसार चाणक्य कौटिल्य की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। प्रारंभ में ये नंद वंश का जो राजा होता है घनानंद, उसका ये दरबारी होता है, उसका ये दरबारी होता है। और दरबार में ये ब्राह्मण जाति का रहा है और ये पुरोहित रहा है। और एक बार भरे दरबार में घनानंद ने चाणक्य कौटिल्य को क्या है, ये बेइज्जती करके क्या इनको निकाल दिया है। और तभी क्या है, चाणक्य कौटिल्य जो है ये एक बालक के पास जाते हैं। उस बालक का नाम क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसे शिक्षा दीक्षा देकर क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद फिर अटैक करते हैं किसके पास, ये अटैक करते हैं आपके घनानंद के ऊपर करते हैं। और घनानंद के ऊपर करते हैं और भीषण भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में घनानंद की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, विजय होती है। और उसके बाद जब विजय हो जाती है तो मगध की गद्दी पे कौन बैठता है, चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है। और ये जो होता है मौर्य वंश का क्या होता है, संस्थापक होता है। क्या होता है, संस्थापक होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जो समय है क्या है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का क्या संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब देखिए जब ये गद्दी पे बैठ गया था तो 305 ईसा पूर्व में इसका जो क्या कहते हैं युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से। किससे होता है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। और युद्ध में लास्ट में ये होता है कि जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो आपस में क्या है, संधियां भी होती हैं। तो सेल्यूकस निकेटर जो है कि जहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का अधिकार रहा है, तो इन 4 राज्यों को किसको दे दिया है, ये दे दिया है किसको, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया है। और ये जो आपके हैं ये पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो है काबुल है, ये काबुल कहलाया है। और ये जो है आपका बलूचिस्तान है, ये आपका क्या है, बलूचिस्तान, ये आपका बलूचिस्तान है। और ये गंधार है, तो ये आपका गंधार हो गया, ये बलूचिस्तान हो गया। और पेरीपिन सदाई ये क्या हो गया, काबुल हो गया। तो ये जो चारों प्रांत रहे हैं, इन प्रांतों पे सेल्यूकस निकेटर का अधिकार रहा है। और लास्ट में युद्ध होता है 305 में। और ये युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर वही व्यक्ति है जो सिकंदर महान के साथ भारत आया था। ये उसका क्या था, ये सेनापति रहा है। तो जब ये संधि हो जाती है तो इन 4 राज्यों को किसको सौंप देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। और इसके बदले में चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। 500 हाथी क्या देता है, उपहार में देता है। और एक और घटना घटती है कि सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी पुत्री, ये किसकी पुत्री है, ये पुत्री है सेल्यूकस निकेटर की। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। किससे कर दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने कर दिया है। किससे किया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से। तो फिर से देखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया है और 4 प्रांतों को भी दे दिया रहा। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, 500 हाथी जो है ये सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए रहे। क्योंकि उसमें जो है मगध साम्राज्य में जो छोटा नागपुर पठार वगैरह है, यहाँ पे विंध्य पर्वत वगैरह है, यह बहुत सारे क्या है आपके हाथी पाए जाते रहे हैं। फिर उन्हीं को ट्रेंड करके क्या युद्धों में शामिल किया जाता रहा। आगे हम देखेंगे कि मेगस्थनीज। अब देखिए मेगस्थनीज जो प्रारंभ में ये सेल्यूकस निकेटर का दरबारी रहा। मेगस्थनीज जो एक दार्शनिक रहा, क्या था ये एक दार्शनिक था। क्या था ये
ये एक दार्शनिक था। प्रारंभ में ये जो है सेल्यूकस निकेटर का दरबारी रहा है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के दामाद बन जाते हैं तो उसी के बाद सेल्यूकस निकेटर इस दार्शनिक को कहाँ भेज देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर मेगस्थनीज ने क्या किया है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। क्या किया है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना। तो बहुत पूछा जाता है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है ये किसकी है, मेगस्थनीज की है। तो ये किसका दरबारी रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे किसके द्वारा भेजा गया है, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार यही आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका चाणक्य कौटिल्य है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे पालिब्रोथा। तो जो आपके यूनानी लेखक हैं, यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने पाटलिपुत्र को क्या कहा है, पालिब्रोथा कहा। क्वेश्चन आएगा कि यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है, तो पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से, पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है महास्थान अभिलेख। तो महास्थान अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपका वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, वहाँ पे आक्रमण करके उसको अपने मगध के साम्राज्य में मिला लिया। तो आपको ये याद रखना है कौन से अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बांग्लादेश और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अपना अधिकार क्या है ये जमा लिया था। तो वो अभिलेख है आपका महास्थान अभिलेख। फिर एक आपका तमिल ग्रंथ है अहनानूर। तो तमिल ग्रंथ है अहनानूर, और इस तमिल ग्रंथ से ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, दक्षिण भारत में आक्रमण करके तो दक्षिण भारत पर भी क्या है, अपना अधिकार जमा लिया रहा। आगे हम देखेंगे चाणक्य कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस पद पे रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। किस पद पे रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। बाकी इनके बारे में हम लोग 2-3 बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, और इनके बारे में डिटेल में अच्छे से जो पिछला लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो चाणक्य कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं किसके दरबार में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे हम देखेंगे 298। अब देखिए जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, एक भद्रबाहु रहे। क्या रहे आपके, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से शिक्षा लेकर, जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु से शिक्षा लेकर जैन धर्म को अपनाकर, जैन धर्म को अपनाकर क्या किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य चले कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। और कर्नाटक में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है श्रवणबेलगोला। क्या नाम है, श्रवणबेलगोला। तो ये जो पहाड़ी है ये आपकी कर्नाटक में है। तो आपको ये याद रखना है कि 298 ईसा पूर्व में जीवन के अंतिम समय में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा लेकर ये कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक में एक पहाड़ी है श्रवणबेलगोला, और इसी पहाड़ी पर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और संलेखना विधि हम लोग जैन धर्म में पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो फिर से बता दें आपको। उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागना, कहने का मतलब ना अन्न को ग्रहण करना है ना जल को ग्रहण करना है। जब तक ऐसे जिंदा रहना रहेंगे उसके बाद क्या है, अपने प्राण त्याग देंगे। और इस प्रकार से प्राण को त्यागना जैन धर्म में क्या कहलाता है, संलेखना विधि कहलाता है। और इसे संथारा विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संथारा विधि कहते हैं। तो ये आपका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए यहाँ से हम एक और देखेंगे कि सुदर्शन झील के बारे में। किसके बारे में, सुदर्शन झील के बारे में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील के बारे में आपके 3-4 पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना जो सुदर्शन झील है इसे पहली बार किसके द्वारा जो है जीर्णोद्धार कराया गया या बनाया गया है। तो 3 चीजें आपको याद रखना है, लेकिन जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, रुद्र दामन। तो सबसे ज्यादा जब पेपर में आया है तो
ऑप्शन में ना चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं ना अशोक होते हैं। क्या मिलता है? रुद्रदामन। ये हमको लगता है जब जब पेपर में आए, किसी चाहे पीसीएस हो चाहे वनडे एग्जाम हो, ये पूछा जाएगा सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किसने करवाया है? ये रुद्रदामन शासक ने करवाया है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे सुदर्शन झील जो है पहली बार जो इसे निर्माण इसका किया गया है, पुष्यमित्र वैश्य ये राज्यपाल था। ये क्या था आपका? ये राज्यपाल था। ये किसका था राज्यपाल? ये चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सर्वप्रथम। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यमित्र वैश्य से ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद जो है अशोक ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया है। और अशोक ने किसके द्वारा करवाया है? तुशास्प के द्वारा। किसके द्वारा? तुशास्प के द्वारा। और फिर हम लास्ट में आते हैं, रुद्रदामन ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया है। किसके द्वारा? सुविशाख। तो यहाँ से तीन चीजें आपको याद रखना है कि ये सुदर्शन झील से जो संबंधित राजा हैं कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोक हैं और क्या है आपके? रुद्रदामन। ये तीन राजाओं को नाम याद रखना है। और उसके बाद जो है किसके द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया है उसको भी आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा, अशोक ने तुशास्प के द्वारा और रुद्रदामन ने सुविशाख के द्वारा ये करवाया है। अब इस प्रकार से आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया है। अब इनके बेटे आते हैं बिंदुसार। क्या आते हैं? बिंदुसार। तो बिंदुसार को हम देखेंगे कि बिंदुसार का जो समय है 298 से 273 बीसी। क्या है? 298 बीसी से 273 बीसी है। और इन्हें कहा गया है अमित्र घात। क्या कहा गया है? अमित्र घात कहा गया है, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। क्वेश्चन आएगा कि मौर्य वंश के किस शासक ने अमित्र घात की उपाधि धारण की है? उनका नाम क्या है? बिंदुसार है। क्या नाम है? बिंदुसार। और हम पीछे पढ़ चुके हैं हर्यक वंश के संस्थापक क्या होते हैं? बिंबसार। वो आपके बिंबसार है और ये क्या है? आपके बिंदुसार है। आगे हम देखेंगे कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या मद्रसार कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भद्रसार और मद्रसार के नाम से संबोधित किया गया है। आगे हम देखेंगे कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? सिंहसेन के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? सिंहसेन के नाम से संबोधित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये दोनों पॉइंट है, एक आपको ये याद रखना है डायमेकस, दूसरा आपको याद रखना है डायनोसिस। बहुत पूछा जाता है, लोगों का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है और इसलिए क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये जो डायमेकस था ये आपका था ये सीरिया का और ये मिस्र का रहा। कहाँ का रहा? मिस्र का रहा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि डायमेकस जो है राजदूत है ये एंटियोकस प्रथम ने भेजा। किसने भेजा है? एंटियोकस प्रथम ने। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो डायमेकस राजदूत रहा है तो इसको भेजा गया है, सीरिया के एक राजा होते हैं एंटियोकस प्रथम भेजते हैं। क्वेश्चन आएगा कि डायमेकस जो राजदूत है किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो आपको याद रखना है बिंदुसार के शासनकाल में आया है। ये कहाँ का निवासी रहा? सीरिया का निवासी रहा है। और किसने भेजा था? एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। आगे हम देखेंगे एक नाम और है डायनोसिस राजदूत। इसे टॉलमी द्वितीय ने भेजा। इनका पूरा नाम है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या नाम है? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ये इनका क्या है? ये जो है ये मिस्र के राजा होते हैं और इन्होंने जो है डायनोसिस राजदूत को भेजा है। तो दो आपके दार्शनिक हैं, पहला आपका डायमेकस है, दूसरा क्या है? डायनोसिस है। तो डायमेकस डायनोसिस दोनों का नाम बढ़िया है। तो डायमेकस है, डायनोसिस है, ये दोनों कहाँ आते हैं? बिंदुसार के शासनकाल में आते हैं। अब जब ये आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपस में चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के राजा और मिस्र के राजा में आपस में क्या है? मेलजोल हो गया था और यहाँ से फिर व्यापार का माध्यम शुरू हो गया था। तो एंटियोकस जो सीरिया के राजा हैं तो इनसे जो है क्या कहते हैं बिंदुसार ने कुछ चीजें मांगे। वो आपके सूखे अंजीर मांगे थे, अंगूरी मदिरा मांगे थे और दार्शनिक को मांगा था। तो एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा को सूखे अंजीर और अंगूरी मदिरा को
क्या कहते हैं, बिंदुसार के दरबार में तो भिजवाया रहा है, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। तो क्या कहते हैं, एंटियोकस प्रथम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ दार्शनिक को हमेशा के लिए कहीं पर भेजा नहीं जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि बिंदुसार ने मांग की थी किन 3 चीज़ों की, सूखी अंजीर की मांग की थी, अंगूरी मदिरा की मांग की थी और एक दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने क्या किया है, इन 2 चीज़ों को भिजवाया है, लेकिन दार्शनिक को नहीं भिजवाया है। आगे हम देखेंगे पिंगलवस। यह एक ज्योतिषी था। क्या था? यह एक ज्योतिषी रहा है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिंदुसार के जो दरबार में क्या कहते हैं, ज्योतिषी का नाम क्या था? पिंगलवस। क्या रहा है? पिंगलवस रहा है। और ये जो है आजीवक संप्रदाय का था। क्या था? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का रहा। तो जो पिंगलवस है, इनका संबंध किस संप्रदाय से रहा है? आजीवक संप्रदाय से रहा। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ तक्षशिला में विद्रोह, तो तक्षशिला में जो है बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ है। तो सबसे पहले बिंदुसार ने किसे भेजा है? सुसीम को भेजा। क्या भेजा है? सुसीम को भेजा था। तक्षशिला में किसे भेजा था? सुसीम को भेजा था। लेकिन सुसीम जो है तक्षशिला में हुए जो विद्रोह को ये क्या शांत नहीं कर पाया है, और सुसीम भी क्या वापस आ जाते हैं। पुनः बिंदुसार अपने दूसरे बेटे किसको भेजते हैं? सम्राट अशोक को भेजते हैं। कहाँ? तक्षशिला में भेजते हैं। और सम्राट अशोक क्या करते हैं? तो उस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि बिंदुसार ने सबसे पहले तक्षशिला के विद्रोह को क्या कहते हैं, दबाने के लिए किसे भेजा? सुसीम को भेजा। और फिर जब सुसीम असफल होते हैं, किसे भेजते हैं? सम्राट अशोक के भेजते हैं। और तक्षशिला का जो विद्रोह होता है, अशोक क्या करते हैं? वो समाप्त कर देते हैं। ये आपका हो गया बिंदुसार। अब यहाँ पे 3 राजा हैं, थोड़ा इनसे हम और जान लें कि हम पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और बिंदुसार का जो संबंध है तो ये आजीवक संप्रदाय से। किससे है? आजीवक आजीवक संप्रदाय से है। किससे है? आजीवक संप्रदाय से। और जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ये 3 चीजें आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से है, और बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से है, और अशोक का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो इन 3 चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो नंदवंश का जो विनाश हुआ उसको वो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। और कल हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। और सम्राट अशोक का जो इतिहास है बहुत बड़ा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। जितना आप इतना पढ़ रहे हैं तो इतना अकेले में आप किसको पढ़ेंगे? ये सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये मौर्यवंश का पहला भाग आपको समाप्त होता है। कल इसका क्या है? दूसरा भाग आ जाएगा। और आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो निःशुल्क जो है आपको क्या अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। और कभी भी आप नोट्स बनाते हैं तो कोई चैप्टर होता है, तो चैप्टर जैसे क्लोज होता है तो चैप्टर क्लोज होने के बाद कम से कम 2 या 3 पेज छोड़ दें, ताकि भविष्य में उस चैप्टर से संबंधित कोई नए पॉइंट मिलते हैं तो उन पॉइंटों को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? कौन सी है? और ये कहाँ पे है? फिर तो सुनिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये किस देश में है? और जो है इसका नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।